दिस इज़ मी मंजूर अहमद और आज का जो सवाल है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ अगर कई महीनों तक बंद रहे, उसकी वजह से जितने भी ममालिक हैं, उनकी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? सर, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ ये एक ऐसा रूट है, जहाँ से मोर देन 20% ऑफ ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज़ बाकी ममालिक को ट्रांसफ़र किए जाते हैं और इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़, इस रूट से जो टॉप सप्लायर्स हैं ऑयल एंड गैस के, वो सऊदी अरब है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, यूएई है और इराक भी उसके अंदर शामिल है। ये जितने भी ममालिक है वो उस रूट से जो इनके टॉप बायर्स हैं उनको ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज सेल करते हैं और इनके जो टॉप बायर्स हैं उनमें जापान है, चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है और भी वेस्ट के बहुत से ममालिक इसके अंदर शामिल हैं, यूरोप के भी बहुत से ममालिक इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने के मामले में ईरान ने ये खुला चैलेंज कर दिया है ट्रंप को, अगर तुम इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खुलवा सकते हो तो खुलवा दो। और इसके जवाब में जो ट्रंप ने कहा है वो सिर्फ धमकियां ही हैं और साथ ये कहा है कि हम ईरान के साथ बहुत बुरा करेंगे। अब ईरान के साथ जो एट द मोमेंट अभी हो रहा है, उससे बुरा उसके साथ नहीं हो सकता। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने का जो मकसद है वो ये है कि जितने भी इसके टॉप सेलर्स हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ नीचे आके गिरेगी और जितने भी इसके टॉप बायर्स हैं उनकी इकोनॉमी भी बहुत तेजी के साथ नीचे आके गिरेगी और इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आपकी रुकेगी और ट्रांसपोर्टेशन रुकने की वजह से आपके यहाँ जितनी भी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। चीज़ें महंगी होंगी तो आम आवाम उसको परचेज नहीं कर सकेगी। आम आवाम जब इसके अंदर पिसेगी तो वो बेचारे घरों से निकलेंगे, उनको बोलेंगे कि भाई अगर इसराइल और ईरान का मामला है तो ट्रंप को क्यों बीच में घुसाया हुआ है, बाकी ममालिक उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको रोकने की वजह से जितने ममालिक उस जंग को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं वो वहां से पीछे हटेंगे क्योंकि वो अगर इस रूट को नहीं खुलवा सकता अमेरिका तो ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज उनको नहीं मिल सकते अगर ये रूट नहीं खुल सकता। और ईरान ने ये चैलेंज भी किया हुआ है और साथ ही ईरान इतना पावर रखता है कि उस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को कई महीनों तक बंद करे। सर, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बंद होने से पहले जो एक ऑयल के बैरल की प्राइस थी, इट वाज अराउंड $71.60 और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बंद होने के बाद जो ऑयल के एक बैरल की कीमत है, इट इज अराउंड $100 और इसी तरह अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद रहा तो ऑयल की प्राइस इट शैल क्रॉस ओवर $200 पर बैरल। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ अभी हुआ है, शाह फैसल को आपने सुना होगा, उनका नाम भी आप जानते होंगे। ये अक्टूबर 1973 के अंदर जब ये जंग हुई थी अरब और इसराइल के दरमियान और जितने भी ममालिक इसराइल को उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे, अरब ने उन सबका तेल बंद कर दिया था। ठीक है, और मजबूरन क्या करना पड़ा फिर उसके नतीजे में, जितने भी यूरोप के ममालिक थे जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे वो बेचारे अपने हाथ ऊपर करके खड़े हुए थे कि हमारे पास अगर ये ऑयल और गैस के रिसोर्सेज नहीं होंगे, ये रिसोर्सेज आप हमें नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन रुकेगी, हमारी कंट्री पूरी स्ट्रक हो जाएगी, हमारे पास बजट्स नहीं होंगे, फंड्स नहीं होंगे चीज़ों को खरीदने के। ठीक है, जितने भी, और उस वक्त वो लोग काम वाले थे जो करते थे, धमकियां देते थे, उनके साथ लड़ते थे, उनके पास जितनी एफिशिएंसी और जितना पावर होता था वो अपना 100% आउटपुट उस टाइम पे दिखाते थे। शाह फैसल बहुत बड़ी मिसाल है इस चीज़ की। ठीक है, और अभी ईरान भी वही कर रहा है कि यूएई पे भी हमले कर रहा है और साथ ही सऊदी अरब में भी जितने ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज है वहाँ पे हमले कर रहा है और कतर के अंदर हमले कर रहा है, बहरीन में हमले कर रहा है, कुवैत के अंदर ईरान ने हमले किए हैं। और ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज इसलिए उनकी टॉप प्रायोरिटी है क्योंकि पहली बात तो ये अरब जितने भी ममालिक हैं वो उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब पता नहीं क्यों उनको कोई मसला नहीं है कि उसके जो है ना वो भाई मुल्क, मुसलमान मुल्क के अंदर इतने हमले हो रहे हैं और नाजायज़ जंगें छिड़ रही हैं। ठीक है, वो उसको रोक भी नहीं रहे और साथ में उसको जनाब जो है ना वो किसी का कोई एक्शन नहीं है किसी भी तरफ से। पाकिस्तान भी चुप है, सऊदी अरब भी चुप है, बाकी भी जितने ममालिक हैं वो सारे चुप हैं, कह रहे हैं कि भाई इसराइल का, अमेरिका का और ईरान का मसला है, हमारा इसके अंदर आए ना जाए। बस ये एक दुख वाले मैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर इतनी एफिशिएंसी है कि अगर वो लड़ने पे आए तो इसराइल की जनाब जो है ना वो ईंट से ईंट बजा सकता है। और साथ ही आपने ये सुना होगा कि पास्ट में पाकिस्तान के पास जो एटॉमिक पावर आया और जितनी एफिशिएंसी उसके पास है उसकी बेस पे पाकिस्तान ने इसराइल को थ्रेट भी किया था एक दफ़ा और ये साथ कहा था कि अगर तुम अपनी औकात में नहीं रहते हो तो गधे पे रख के मिसाइल छोड़ेंगे, तेल अवीव और हैफा को उड़ा देंगे। पाकिस्तान के अंदर वो एफिशिएंसी है और एट द मोमेंट जो बंदा ये काम कर सकता था, उनके खिलाफ लड़ सकता था, वो हमारे दरमियान नहीं है। ठीक है, और जो है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ठीक है, जितने ममालिक के पास एफिशिएंसी है, पहला नंबर टारगेट बकौल ट्रंप और नेतन्याहू वो उनका ईरान था क्योंकि वो एक ऐसा मुस्लिम मुल्क है जिसने इस्लामिक लॉ को नाफिज किया हुआ था, इस्लामिक लॉ की बेसिस पे वो काम कर रहा था। ठीक है, अब उनका जो सबसे बड़ा टारगेट है वो ये है कि किसी भी इस्लामी मुल्क को एटॉमिक पावर के साथ नहीं जुड़ने देना, या कोई इस्लामिक मुल्क एटॉमिक पावर ना ले सके या एटॉमिक पावर किसी मुस्लिम मुल्क के साथ ना जुड़ सके। अगर ये रिसोर्सेज उनके पास नहीं होंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा, अब उनके पास तो ये रिसोर्सेज हैं, वो तो खुद को दुनिया का बहुत बड़ा दहशतगर्द समझते हैं, बहुत बड़ी ताकत समझते हैं दुनिया की, जिस पे चाहे उन पे हमले कर दें। ठीक है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है और जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो एग्जीक्यूट करने को रेडी होंगे, वो करने में उनको आसानी होगी।
और अभी जो ग्रेटर इसराइल का जो एजेंडा है उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। एक 22,000 स्क्वायर फीट का छोटा सा मुल्क, ठीक है, सिर्फ 22,000 स्क्वायर फीट, और इसके यानी जो मुकाबले में 97% बड़े मुल्क भी हैं, 8% बड़े मुल्क भी हैं, 27% बड़े मुल्क भी हैं, मुसलमानों के बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं एज कम्पेयर टू इसराइल। ईंट से ईंट बजा सकते हैं उनकी, लेकिन नहीं कर रहे, ठीक है। और सो कॉल्ड लिबरल भी आजकल, फेमिनिस्ट भी ये नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वेस्ट इनका और यूरोप इनका जो है वो बहुत बड़ा रोल मॉडल था। उनको आप देखने कितने बड़े रोल मॉडल, जितने बड़े नाम बचपन के अंदर सुने थे वो सारे अभी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर हमें नजर आते हैं कौन सी हरकतें कर रहे थे। मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 साल की बच्ची के साथ, 2 सालों की माइनस के साथ जनाब जो है ना वो उनके सेक्सुअल अब्यूजेस थे उनके साथ। उनको भूखा रखा जाता था, प्यासा रखा जाता था, सो दैट दे कुड अम्यूज देम बेटर। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि उन्होंने उनके साथ क्या बिहेव किया है। और जनाब जो है ना वो तशद्दुद होता था, सर फाड़ देते थे उन लोगों का, वो ऐसा उन बच्चियों के साथ तशद्दुद करते थे। और मेडिकल स्टाफ पता है कौन सा आता था, मेडिकल इक्विपमेंट कौन प्रोवाइड करता था? बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स जिनको ये लोग फंड देते थे, डोनेशंस देते थे, वो आके इनको मेडिकली सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एफसीम की वो एक वीडियो में मैंने सुना कि वो कह रहा था कि हम पाकिस्तान को पोलियो के लिए और जनाब जो है ना वो मिलके सपोर्ट करते हैं, डोनेशंस देते हैं, फंड देते हैं। कितने बड़े नाम थे ये लोग, उनकी औकात देखें, कौन सी हरकतें वो लोग कर रहे थे, ठीक है, जिसको पाकिस्तान ने और बाकी जितने भी ममालिक हैं उनने बहरहाल कुछ लोगों ने उनको रोल मॉडल बनाया हुआ है अपना। उनकी औकात देख लिया सर। इसराइल एक इतना छोटा सा मुल्क अभी जनाब जो है ना वो ईरान पे हमले कर रहा है, गाजा के अंदर बहुत ज्यादा तबाही उसने मचाई है, एड वर्कर्स पे वो हमले कर रहा है, फूड सप्लाई को रोक रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट्स को रोक रहा है। वो अपने जो ग्रेटर इसराइल के एजेंडाज है उनको एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ है। ये एक छोटा सा मुल्क, कोई रोकने को इसको तैयार नहीं। हालांकि बहुत ज्यादा पावर है बाकी मुस्लिम ममालिक के पास। बचपन में लगता था इनके पास तो बहुत ज्यादा एनर्जी है, इतनी ज्यादा एफिशिएंसी है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, मिट्टी के खिलौने हैं सारे। ये जुल्म के लश्कर कुछ भी नहीं है, इन्हीं के लिए तो कहा गया था, और सच में कुछ भी नहीं है। ईरान जब इनके मामले में खड़ा हुआ है तो देख लें आप, उनके मुंह उतरे हुए हैं। तो सर जब हक बातिल के मामले में खड़ा होता है तो अल्लाह की मदद हमेशा हक के साथ होती है, ठीक है। हमारा जो कॉमन एनिमी है वो एक है, और जितने भी मुसलमान हैं वो आपस में पता है किस मामले पे लड़े हुए हैं? ये शिया है, ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये पाकिस्तानी है, ये अफगानी है, ये सिंधी है, ये बलोची है। तुम इस मामले में लड़ते रहो, खुद को मारते रहो, एक दूसरे को मारते रहो, गालियां देते रहो एक दूसरे के साथ, तुम्हारी कभी ना बने, तुम कभी भी एक ना हो। और वो दुश्मन क्या है? वो तो तुम्हें एक समझता है। वो तो शिया सुन्नी कभी नहीं सोचता। उनका टारगेट नंबर 1 ईरान था, क्योंकि वो इस्लामिक बेसिस पे, इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे अपनी हुकूमत कायम करके बैठा हुआ है, उनको कभी नहीं छोड़ेगा वो। और उनका जो ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है, जो पर्पस नंबर 2 है, वो पाकिस्तान है, क्योंकि इसके पास एटॉमिक पावर है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है इसके पास, बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है अपने दुश्मन के मामले में। उसको उन्होंने अपना कर दिया, ठीक है। और जनाब जो है ना वो पीस के अवार्ड उनको दिलाए जा रहे हैं, और पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है इस मामले के अंदर। तो बहरहाल सर सबसे जो मेजर बात है जो इस मामले में मैं अर्ज़ करूंगा आप सब लोगों को, वो ये है कि मुसलमानों को कम से कम एक बन के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और पाकिस्तान का आप रोल देख लें इस मामले में, ठीक है। जब हमारा कॉमन एनिमी, ठीक है, हमारे भाइयों के खिलाफ खड़ा होके जो मेन पर्सन इन द बिजनेस थे आयतुल्लाह अली खामेनी, उनको जो है ना वो हमला करके कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। और पाकिस्तान का देखें क्या कर रहा है वो। पाकिस्तान अभी अफगानिस्तान में हमले करके उन लोगों को मार रहा है, उनको पता नहीं क्या। आप एक दूसरे के साथ लड़ते रहें, अपने भाइयों को मारते रहें दुश्मन के लिए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? वो तो कहता ही यही है कि जितने भी लोग हैं सिवाय यहूदियों के, वो तो इस दुनिया के अंदर रहने के काबिल ही नहीं है, वो तो लायक ही नहीं है इस दुनिया के अंदर रहने के लिए। उन्होंने तो अपने प्लान बिल्कुल 200% एग्जीक्यूट वो कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि मुसलमानों के सोकाल फिरकों के कुछ लोग कट्टर होंगे, वो हमसे ज़्यादा कट्टर हैं। उनको सब पता है, इमाम मेहदी के ज़हूर का उनको पता है, ठीक है, दज्जाल का ज़हूर कहाँ पे होगा, वो कहाँ पे आएंगे। उन्होंने तो पूरे जनाब जो है ना तैयारियां कर दी हैं, उसके लिए एयरपोर्ट्स बना दी हैं, उन्होंने सब कुछ कर दिया है। और हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक दूसरे के साथ लड़ाया हुआ है, शिया सुन्नी किया हुआ है यहाँ पे, तुम शिया हो तुम सुन्नी हो। सो कॉल्ड मौलवी जिनको इस्लामिक पॉलिटिक्स आनी चाहिए थी, पॉलिटिक्स कहते हैं इस्लाम के अंदर है ही कुछ नहीं, कोई चीज़ ही नहीं है। और जो पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत जानते हैं वो भी जनाब जो है ना डेमोक्रेसी को ऐड किया हुआ है इस्लाम के अंदर, और उसकी बेसिस पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो इस्लामिक पॉलिटिक्स तो बच्चों को सिखानी थी, बड़े बड़े मौलवियों ने इस्लामिक पॉलिटिक्स सीखनी थी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा के गए, इकोनॉमी सिखाई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सोशल लाइफ सिखाई है, पॉलिटिक्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। अगर वो दीनी लोग नहीं सीख रहे और आगे नहीं पहुंचा रहे तो ये बहुत बड़ी गलती है उन लोगों की। और जिन्होंने सीखी है उनके साथ पता है क्या हो रहा है? नंबर 1 टारगेट उनका वही है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग हक पे हैं, अगर इन्होंने हम पे हमला करना शुरू किया तो हम इसके मामले पे नहीं खड़े हो सकते। और आयतुल्लाह अली खामेनी को उनकी एजेंसी ने बता दिया कि आपको और आपकी फैमिली को बहुत बड़ा थ्रेट है इस मामले में, आपको हम किसी बनकर के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा था जब ईरान की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, ठीक है,
अगर वो बाहर है, वो बनकर में नहीं है, तो फिर मैं बनकर में कैसे जाऊंगा? उन्होंने इस शहादत को एडॉप्ट किया क्योंकि उसको पता था, ठीक है, शहादत है मतलूब मकसूद है, मोमिन ना मारे गनीमत ना किश्वर कुशाई। तो उनका सबसे बड़ा पर्पस था शहादत को हासिल करना, उन्होंने जानबूझ के इसको एडॉप्ट किया है। उसको पता था थ्रेट है, उनको पता है उनकी एएसआई किस तरह काम करती है, लेकिन फिर भी वो मैदान में खड़े रहे, डटे रहे, और अल्लाह की मदद उनके साथ है जो बातिल के खिलाफ खड़े होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।